फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका यूपीएसआई और कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम आने वाला है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपका क्लास चल रहा है। इसमें आपका रीजनिंग का आज फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम आपका टॉपिक आधारित प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपका समान असमान को चिन्हित करना। जैसे कि कुछ चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चार ऑप्शन में से कुछ तीन समान होंगे, एक डिफरेंट होगा। उस तरह का मतलब कि स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, यानी डिसिमिलर का मतलब क्या हुआ, जो असमान है। तो यहाँ हिंदी में क्या लिखा है, असमान को चिन्हित करना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इससे संबंधित लगभग इसमें आपके 20 से 22 प्रश्न हैं। इसको आज हम देखेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इस क्वेश्चन से संबंधित पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये इंश्योर करें कि उनका जो है 22 में से कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है हमारा, पहला प्रश्न है, देखिए टाइप वन क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं। टाइप वन में क्या है, टाइप वन में है शब्दों में से असमान को चिन्हित करना। तो यहाँ क्या लिखा है, पांच में से कोई चार किसी निश्चित रूप से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी समूह है सीप, कब, काफ, पिगलेट, किटन। ये जो है आपका यहाँ पे समूह दिया हुआ है, इसमें से बताना है। देखिए हाँ, ऑलरेडी हमने जो है आपके जो एनालॉजी वाला चैप्टर था उसमें हमने देख लिया था कि ये सब जो है सीप, ये भेड़ होता है, ठीक है। कब ये बुफेलो, सॉरी शेर और आपके टाइगर, इन सब के बच्चे होते हैं। कब उनको कब कहा जाता है, काफ जो बुफेलो काउ, इनके बच्चे को क्या कहते हैं, हम काफ कहते हैं। पिगलेट जो है पिग के बच्चे को, है ना, पिग के बच्चे को यानी सुअर के बच्चे को पिगलेट कहा जाता है। किटन जो है कैट के बच्चे को कहा जाता है। तो आप देख क्या रहे हो कि ये तीनों जो है किसी बच्चे के नाम है, मतलब जो बच्चा है किसी जानवर का, तो उसके नाम से वो यहाँ पर दिया हुआ है। यानी आपका शेर का बच्चा, यहाँ पर बुफेलो का बच्चा, पिग का बच्चा, कैट का बच्चा। लेकिन ये क्या है, सीप ऑलरेडी एक जानवर है। तो सीप जो भेड़ होता है उसके बच्चे को लैम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, LAMB, लैम्ब कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछ देता है डियर, हमने पढ़ा था, तो डियर के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो फॉन कहा जाता है। ये चीज हमने पिछले वाले जितने भी हमारे टॉपिक हैं उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ये हमारा सीप है ये डिफरेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर उसके बच्चे को डिनोट नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो ध्यान से देखना है, बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है कि बिल्कुल नाम दिया हुआ है, हमें उससे रिलेट करना है। जैसे ये बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है और बाकी सब बच्चों के नाम दिख रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमारा ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसलिए हमारा ये आंसर भी हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में भी वही करना है। जो समूह से संबंधित नहीं है उसे हमें देखना है, समूह से संबंधित नहीं है उसे हमें देखना है। स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, पुलिस, अकाउंटेंट। अब आप क्या देख रहे हो कि स्टूडेंट तो बच्चा है जो पढ़ रहा है ना, आप हम स्टूडेंट ही हैं एक तरह से, ठीक है। टीचर जो पढ़ा रहा है आपका, इंजीनियर, पुलिस, अकाउंटेंट, ये सभी क्या एक पेशा है। आप देखो टीचर, इंजीनियर, पुलिस, अकाउंटेंट एक पेशा है। इसमें क्या काम कर रहा है बंदा, अपना सैलरी पा रहा है, जॉब कर रहा है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट क्या है, ये कोई सैलरी नहीं पा रहा है, ये कोई जॉब नहीं कर रहा है, ये इन तीनों चारों के लिए लड़ रहा है। मतलब स्टूडेंट जो है टीचर के लिए, इंजीनियर के लिए, पुलिस के लिए, अकाउंटेंट के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो टीचर यहाँ पर हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो टीचर इज द, टीचर नहीं स्टूडेंट, सॉरी, स्टूडेंट इज द राइट एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर बाकी चीजें बनने के लिए ट्राई कर रहा है, इसलिए स्टूडेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट भी वही है, समूह से संबंधित नहीं है। इनफ, सफिशिएंट, ब्लेम, एडिक्वेट, प्लेंटी। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इनफ मतलब क्या होता है, पर्याप्त। सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त होता है। ब्लेम का मतलब दूसरों पे दोषारोपित करना। एडिक्वेट का मतलब भी पर्याप्त होता है और प्लेंटी का मतलब भी पर्याप्त ही होता है। मतलब इन तीनों का जो मतलब है, चारों का, वो पर्याप्त से संबंधित है। लेकिन जो ब्लेम है वो ब्लेम डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, दूसरों पर दोषारोपित करना। तो यहाँ पर ब्लेम जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्लेम डिफरेंट है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। प्रश्न ही हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ही यही है, ठीक है। कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, असमानता को हमें फाइंड आउट करना है। काम, क्वाइट, पीस, सेरेन, क्वाइट। अब देखिए दो क्वाइट है यहाँ पर, एक टी से पहले ई है और एक टी के बाद ई है। तो कौन सा किसका क्या मतलब होता है, आप डिक्शनरी में चेक करिएगा। इसका मतलब शांत होता है, इसका मतलब भी शांत होता है, ये भी शांत, सेरेन का मतलब भी शांत। लेकिन इस क्वाइट का मतलब होता है क्या, अलग। बिल्कुल, सॉरी अलग नहीं, बिल्कुल होता है
अत्यंत होता है, बिल्कुल होता है, ये मतलब होता है, अत्यंत ले लो या बिल्कुल। तो ये मतलब होता है क्वाइट का, ठीक है, जो टी के बाद ई आता है। तो हमारा डिफरेंट, बाकी सबका क्या है, पीस है, शांत है, बाकी सबका मतलब क्या है, शांति है, लेकिन इसका मतलब क्या है, बिल्कुल या अत्यंत। तो बिल्कुल हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा, वही सेम क्वेश्चन, समूह से संबंधित नहीं है। स्टीम, ब्रांच, फ्लावर, प्लांट, लीफ। आप सभी को पता है स्टीम मतलब क्या होता है, तना होता है, ठीक है। ब्रांच शाखा होता है, फ्लावर फूल होता है, प्लांट पेड़ होता है, लीफ पत्ती होता है। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि लीफ जो है ना, लीफ जो है, ब्रांच है, फ्लावर है, स्टीम है, ये सभी क्या है, ये सभी पेड़ के ही भाग हैं। क्या है, पेड़ के ही भाग हैं। लेकिन जो हमारा प्लांट है वो खुद एक पेड़ है, मतलब बाकी से डिफरेंट तो हुआ है, तो सब कनेक्टेड ही कनेक्टेड, लेकिन ये भाग दिए हुए, ये खुद ही एक पेड़ है। तो ये चीज हमारा डिफरेंट हो जाएगा, यानी प्लांट इज द राइट एंड करेक्ट आंसर, यानी डी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिफिसिट, सरप्लस, स्टोरफॉल, शॉर्टफॉल, शॉर्टेज, लॉस। अब देखो यहां पर कि डिफिसिट का मतलब क्या होता है, लॉस होना, कम होना। सरप्लस अधिक, कोई बोलता है ना आज मेरी आय जो है, या फिर मेरा जो मंथली जो आय व्यय मिला करके सरप्लस में रहा मैं, इस तरह से चीजें। शॉर्टफॉल, ठीक है, शॉर्टेज, लॉस। तो आप देखो यहां पर डिफिसिट, शॉर्टफॉल, शॉर्टेज और लॉस एक जैसे ही हैं, मतलब कम हो रहे हैं, नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं। लेकिन जो सरप्लस है ये प्लस में जा रहा है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो सरप्लस इज द राइट एंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बस हमें प्रैक्टिस करते जाना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्रिक, सीमेंट, टेलीविजन, पेंट, सैंड। अब बिल्कुल आप समझ रहे होगे, ठीक है। ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, सैंड हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी घर के निर्माण में यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। चाहे आप पत्थर लगवा रहे हो, सीमेंट यूज कर रहे हो, है ना, पेंट कर रहे हो, तो घर के इस्तेमाल के लिए। लेकिन टेलीविजन तो घर बनाने के लिए इस्तेमाल में नहीं आता है, घर को सजाने में जरूर इस्तेमाल आता हो। तो जो टेलीविजन है हमारा, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो टेलीविजन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आते हैं। बुरो, नेस्लिंग, डेन, कैनल, केज। अब बताइए इसमें से क्या अलग नजर में आपको आ रहा है। देखिए ये सभी किसी ना किसी मांद से संबंधित है। क्या है, ये मांद से संबंधित है। चाहे आप ले लो, इसका मतलब होता है मांद। मांद मतलब क्या होता है, किसी के रहने का स्थान, जानवरों के रहने का स्थान। अब जो केन है ये कुत्ते के रहने का स्थान होता है, कुत्ते के रहने के स्थान को कहा जाता है, ठीक है, ये कुत्ते के रहने के स्थान को कहा जाता है, ठीक है। और डेन जो है ये शेर का मांद होता है, शेर का मांद, यानी शेर का मांद मतलब क्या हो गया, शेर के रहने का स्थान को ही शेर का मांद कहा जाता है, ठीक है। बाकी नेस्लिंग बचा और केन बचा। देखिए नेस्लिंग का मतलब क्या हो जाता है, जो पनाह देते हैं। क्या देते हैं, पनाह देते हैं। तो ये नेस्लिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पनाह देना, पनाह देना। और बचा क्या हमारा एक पास, हमारे पास बचा केज। तो केज जो है ये पिंजरा होता है, पक्षियों के जो रहने का स्थान होता है उसे पिंजरा बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुत्ते के रहने का स्थान, कुत्ते के रहने का स्थान, ठीक है, ये डेन शेर का मांद, ओके। और ये बुरो जो है मांद है। तो नजर अलग क्या आ रहा है, तो नेस्लिंग का जो मतलब है पनाह देना हो गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। क्या आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट। पनाह देना तो खैर इसका भी है, लेकिन ये अलग अलग चीजें, ये थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। पनाह देना थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, किसी का मांद नहीं, किसी जानवर का मांद से संबंधित नहीं है, तो थोड़ा सा अलग ये हो जा रहा है। तो हमारा ये जो है नेस्लिंग, ये बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सी इज द जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। समूह से संबंधित नहीं है, एम, हैबिट, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, गोल। अब आपका गोल क्या है, आपका गोल है कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, नौकरी लेना। टारगेट क्या है, यूपी पुलिस को फोड़ देना ठीक है। गोल क्या है, बस सब सिनोनिम्स हैं। तो मतलब हमारा हैबिट जो है वो क्या है कि हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो वो हमारा हैबिट है।
तो उसको हमें बदलना है। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बाकी से डिफरेंट है, बाकी से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 10वां प्रश्न क्या है? ईयर्स, आईज, नोज, लिप्स, टोज। अब देखो, ये और ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं आपके शरीर के भाग। क्या हैं? शरीर नहीं, आप बोलो फेस के भाग, चेहरे के भाग। ये सभी जो है आपके चेहरे के भाग हैं, चेहरे के भाग हैं। ठीक है, अब ये सभी चेहरे के भाग हैं। बाकी जो हमारा टोज है, ये पैर की उंगली को कहा जाता है, पैर की अंगुली को कहा जाता है। ठीक है, बाकी सभी चेहरे के ही भाग हैं आपके। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोज जो है बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। हर्ड, फ्लॉक, सॉल, प्राइड, लॉयन। अब देखो यहाँ पर हर्ड जो दिया हुआ है, फ्लॉक दिया हुआ है, शॉल दिया हुआ है, प्राइड दिया हुआ है, लॉयन दिया हुआ है, इसमें क्या डिफरेंट आपको नजर में आ रहा है? ठीक है, लॉयन का मतलब सभी जानते हैं, शेर होता है। लॉयन का मतलब क्या हो गया? शेर होता है। अब प्राइड जो मतलब होता है, प्राइड होता है शेरों का झुंड। क्या होता है? शेरों का झुंड। अब ये शेरों का झुंड हो गया। ठीक है, और शॉल जो है ये मछलियों का झुंड हो गया, मछलियों का झुंड हो गया। तो मतलब देख रहे हो, ये सभी जो है झुंड से संबंधित है। लेकिन जो हमारा लॉयन है वो झुंड नहीं है, बल्कि लॉयन एक क्या है? लॉयन एक खुद ही शेर है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये फ्लॉक जो है ये भेड़ों का झुंड होता है, भेड़ों का झुंड होता है। और जो हर्ड है ये पशुओं का झुंड होता है, पशुओं का झुंड होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? लॉयन हो गया, सिंपल सा। बी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? पेंसिल, पेपर, पेन या क्रेयॉन? देखिए, क्रेयॉन का मतलब भी एक लिखने वाली डिवाइस ही होती है। तो यहाँ बताइए, पेंसिल, पेपर, पेन, क्रेयॉन। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको? कि पेपर जो है जिस पर लिखा जाता है, बाकी सब लिखने की चीजें हैं, बाकी सब लिखने में इस्तेमाल की जा रही हैं, और पेपर जो है उस पर लिखा जा रहा है। तो हमारा बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। टॉप, पीक, पिनैकल, समिट, बेस। अब देखो, अब आप देखोगे कि टॉप, पीक और पिनैकल का मतलब होता है शिखर, है ना, उच्चतम, पीक। लेकिन समिट का मतलब तो शिखर सम्मेलन होता है, तो उसमें भी शिखर आप ऐड कर लो। लेकिन जो बेस है उसका मतलब क्या होता है? आधार होता है। तो आधार यहाँ पे अलग हो जाएगा, बाकी सब शिखर संबंधित है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए हमारा आंसर जो है बेस हो जाएगा, यानी सी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आ जाइए। विषम शब्द की जोड़ी का चयन करना है। मात्रा लीटर, समय को सेकंड से नापते हैं, लंबाई को मीटर से नापते हैं, लेकिन दाब को बैरोमीटर से नहीं नापते हैं। दाब का जो मात्रक होता है वो बैरोमीटर नहीं होता है। लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकंड है, मात्रा का मात्रक जो है मात्रक वो लीटर है। लेकिन यहाँ पर जो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है, लेकिन जो दाब को मापने की यंत्र होता है वो आपका बैरोमीटर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये दूसरा क्या है? संख्याओं में से, दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? संख्याओं में से समानता, जो समानता है वो चिन्हित करना है। टाइप सेकंड पे है आपका। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है? असंगत शब्द, असंगत शब्द जो है उसको चुनना है हमें। अक्षर युग्म को 189, 113, 131 या फिर 139, 167, 181। बताइए यहाँ पे क्या जो है आपको अलग लग रहा है? तो यहाँ पर देखिए आप कि बाकी सभी तो अभाज्य लग रहा है। मतलब अगर 189 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 छक 18, 3 त्रिक 9, मतलब ये जो है डिवाइडेबल है। मतलब क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। बाकी सभी ये अभाज्य हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये बाकी सब अभाज्य हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 189। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो तुरंत आप उसको डिवाइड करके देखिए, या देखिए कोई वर्ग दिख रहा है क्या, या देखिए कोई सम संख्या दिख रहा है क्या, या विषम संख्या दिख रहा है, या भाज्य अभाज्य, इससे आप कनेक्ट करिए। क्यूब दिख रहा है, स्क्वायर दिखता है आपको, है ना, भाज्य अभाज्य दिखता है, सम विषम दिखता है, तो इस तरह की चीजें। और उससे भी नहीं समझ में आता है तो आप अगर इसमें भी आपको नहीं निकल रहा कि चलिए ये भी अभाज्य हो गया, तो अब आप क्या करें? तो आप कर सकते हैं कि इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों अक्षरों को जोड़िए, और फिर देखिए कि कौन सा सम आ रहा है, कौन सा विषम आ रहा है। तो उस आधार पे भी आप सवाल लगा सकते हैं। इतने सारे तरीके आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 189 इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? असंगत चुनना है हमें। 13, 15, 27, 34, 37, 39।
अब देखो 13 कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा है। 15 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 27, 3 9 27 कट जा रहा है। 34 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 37 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ये कट जा रहा है आपका। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो भाज्य अभाज्य वाला काम नहीं चल रहा है। मतलब ये भी भाज्य है, ठीक है, ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है ना। और तो यहाँ पर देखो ये भी भाज्य है, 2 से कट जाएगा। बाकी 37 13 अभाज्य हैं। मतलब हमें अब क्या देखना पड़ेगा, सेकंड स्टेप जाना पड़ेगा, क्या, सम विषम देखते हैं। तो ये क्या है, ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम। एक अकेला सम केवल क्या है, 34 जो है एक सम संख्या है। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल चारों पांचों से अलग लग रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 34 इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, समझते रहिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए। 86345733 601 463 409। अब इसमें बताइए कि 8 6 3, 8 6 14 3 17, 4 3 7 5 12, 7 3 10 3 13, 6 1 7, 6 4 10 3 13, 9 4 13। मैंने बताया था ना कि संख्याओं को जोड़ दो। अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही कि भाज्य अभाज्य निकल नहीं रहा है, सब अभाज्य आ रहे हैं या सब भाज्य आ रहे हैं, सब सम आ रहे हैं या सम विषम आ रहे हैं, तो उसमें फिर क्या करना है, हमें संख्याओं को जोड़ देना है। तो देखो 17 क्या है, विषम है। 12 क्या है, सम है। 13 क्या है, विषम है। 7 भी विषम है, 13 भी विषम है, ये भी विषम है। तो हमारा क्या बच रहा है, 12 जो है ये हमारा सम आ रहा है। तो मतलब 3 4 5 इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी से ये डिफरेंट आ रहा है, बाकी से अलग आ रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, 48 52 74 58 33 62। अब बताओ इसमें क्या आपको डिफरेंट लग रहा है, क्या अलग लग रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो 48 जो है, देखो यहाँ पे तो सम सभी हैं, एक हमारा विषम है, तो ये हमारा हो जाएगा, सिंपल समझ, क्योंकि भाज्य तो सभी हैं, कट सभी रहे हैं। 48 52 74 58 33 62 सब कट रहा है, सब भाज्य है। लेकिन फिर हमें अगला स्टेप सम विषम पे देखना है। तो देखो ये भी सम है ना, 2 से कट जा रहा है, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम। ये क्या है, विषम, क्योंकि ये 3 से कट रहा है, 2 से ये नहीं कट रहा है, इसलिए विषम हो जाता है। तो हमारा जो 33 जो है बिल्कुल वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी से डिफरेंट समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है, 5 7 11 17 19 21। अब इसमें बताओ आप कि क्या इसमें बैठेगा। तो देखो आप, इसमें साफ साफ दिख रहा है क्या कि 5 7 11 17 19 21 जो है, 5 7 11 17 19 अगर आप देखोगे तो किसी से नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप 21 देखोगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21। तो हमारा जो 21 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। 877 739 607 467 289 353 281। अब देखो इसमें कई सम विषम भाज्य भाज्य से थोड़ा हमें ऊपर उठना पड़ेगा, क्या, स्क्वायर क्यूब की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है 289 किसी का स्क्वायर है। क्या क्या है, 289 किसी का स्क्वायर है। अब देखो इसमें बाकी में स्क्वायर नहीं दिख रहा है आपको, है ना, लेकिन ऑप्शन में हमारा 289 दिया हुआ है। तो हमारा ए आंसर जो है बिल्कुल किसका स्क्वायर है, कमेंट बॉक्स में लोग बताइएगा। 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक काम कर सकते हैं, हम 1 से लेके 20 तक या 1 से लेके 30 तक या 10 11 से लेकर 30 तक, 11 तो आपको आता ही होगा, या 20 से 30 तक, है ना, इस कुछ आप स्क्वायर या क्यूब लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 947 811 661 547 419 351। अब बताइए इसमें से कौन सा आपका असंगत है, बताना है आपको। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप कि ये सभी अभाज्य है, मतलब ये किसी से कट नहीं रहे हैं, है ना, ये भी किसी से कट नहीं रहा। अगर 3 से भी काटोगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर 3 1 कम 3, 3 त्रिक का 9, 29 नहीं कटेगा। ये देखो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 7 21, यानी 17 से कट जा रहा है। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 351 जो है बिल्कुल, बाकी सब अभाज्य हैं, ये हमारा केवल अभाज्य है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो सॉरी, ये भाज्य है, बाकी सब अभाज्य है। तो 351 इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको, अच्छा एक और है, 75 114 77 143 152 173। बताइए यहाँ पे जो है कौन सा आपका सही हो जाएगा, 75 114 77 143 152 या 173। देखिए 173 जो है वो अब अभाज्य है। क्या है, 173 जो है ये आपका अभाज्य है, इसलिए हमारा 173 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी सी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर।
सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और जो स्पॉटिंग द स्पॉट आउट द एरर्स डिसिमिलर था, यानी असमानता का जो हमें परीक्षण करना था, देखना था, वो हमने देख लिया। और काफ़ी चीज़ें, 2 टॉपिक हमने लगभग देख लिया है, तो सारे टॉपिक कराए जाएंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। और बिल्कुल आप क्लास को जो है देखते रहिए, और कुछ भी आपको पॉइंट आउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास कैसी लगी इसके बारे में बताइए, ठीक है, और क्या क्या इसमें ऐड किया जा सकता है उसको भी आप बताइए। कितना आप सीख रहे हैं इसका भी आप जो अनुभव है वो कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।